जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पे। और इस मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये हर तरीके के कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फिर से एक बार पूछ लिए जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके तरीके में आपको बताऊंगा, उसके सिस्टम को समझाऊंगा। आसानी से क्वेश्चन आप लोगों को भी सॉल्व करने आ जाएगा। तो ध्यान से आप इसको सुनिएगा, समझिएगा। और शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे दो संख्याओं का योग यहाँ पे 35 दिया हुआ है। कह रहे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 5 and 60 है। 5 and क्या है, 60 है। और आपसे पूछा गया है कि संख्याओं के विभुतक्रम का योग ज्ञात करना है। संख्याओं के विभुतक्रम का योग ज्ञात करना है। दो संख्या कहने का मतलब एक संख्या ए है और दूसरा वाला संख्या क्या है, बी है। दोनों संख्याओं का योग तो दे दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है। कितना दिया हुआ है, बोलिएगा 35। ठीक है, और आपको बताना क्या है, तो पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के विभुतक्रम का योग बताना है। विभुतक्रम कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 1/a प्लस 1/b आपको बताना है। यहाँ पे 1/a प्लस 1/b निकालिएगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा, ए बी होगा। और यहाँ पे b प्लस ए आपको बताना है, b प्लस ए आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। इसमें दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। a इंटू बी की बातें अगर आपसे कही जाएगी तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, तो दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट बनता है, आपको उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, यानी बी और ए का वैल्यू क्या बनेगा, बोलिएगा कि 35 बनेगा। बी और ए क्या बनेगा, बोलिएगा 35 बनेगा। जबकि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 60 कर लेंगे। 5 से इसको काटेंगे कितना टाइम, 7 टाइम। 7 और ये 60 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए रिजल्ट भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलिएगा यहाँ पे कि सर 7/60 जो है ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक जिले में कुल 64,000 निवासी है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5.2% यानी 21/2% के रेट से, वार्षिक रेट से 3 बरस के बाद, 3 बरस में, ठीक है, जिले में कितने लोग, कितने निवासी होंगे, जिले में कितने निवासी होंगे। आसान से भाषा में आप समझिएगा, क्वेश्चन में ये बात कहा गया है कि किसी भी जिले में 64,000 लोग निवास करते हैं और 64,000 लोग निवास करते हैं तो उसका जो जनसंख्या है 1/2% पर एनम के रेट से अगर इंक्रीज करता है तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल बाद जो है ना, वो कुल कितनी जनसंख्या हो जाएगी उस जिले की, ये बातें आपसे पूछा गया है। जनसंख्या कितना दिया हुआ है, बोलिएगा सर 64,000 जनसंख्या दिया हुआ है। कितना जनसंख्या दिया हुआ है, 64,000। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, बोलिएगा 2.5% के रेट से इंक्रीज कर रहा है। आप 2.5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, रिजल्ट आपका 1/40 आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/40 आएगा। अब बोलिए समझेंगे कैसे, समझेंगे इसको इस तरीके से। टोटल अगर पॉपुलेशन 40 है, 1 से इंक्रीज कर जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 41। 1 से इंक्रीज कर कितना हो जाएगा, 41। और एक बात देखिए, कितने साल की बातें कही गई है, बोलिए 3 साल की बातें कही गई है। यहाँ पे 3 साल की बातें कही गई है। ये 40 से कहाँ आप जाइएगा, यही लाइनें आपको कितना बार नोट कर लेना है, 40 से 41, 3 टाइम्स आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, 40 इंटू 40 इंटू 40, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 40 इंटू 40 इंटू 40 यानी 40 का जब आप क्यूब निकालिएगा तो क्या आएगा, बोलिएगा 64,000। जबकि 41 एंड 41 का जब आप क्यूब निकालिएगा तो क्या बनकर क्या आएगा, बोलिएगा 68921। क्या आएगा, 68921 जो है ये यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आएगा। अब आइए एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि टोटल अगर पॉपुलेशन 64,000 है तो आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा, बोलिएगा सर 68,921 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के डेटा के साथ इसको बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, क्या 64,000 दिया है, बोलिएगा हाँ दिया हुआ है। अगर 64,000 दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप अपना रिजल्ट बजाइएगा, बोलिएगा 68,921 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में किस तरीके की बातें कही गई है, कह रहे हैं कि एक वर्ग की
किसी भी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये बातें आप बताइएगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये बात आप बताइएगा। एक बात आप मुझे बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, ये आप अच्छे से जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बोलिए कि सर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। और भुजा स्क्वायर होता है तो हम एक बार समझेंगे कि मेरा ओरिजिनल जो है ना वो कितना साइड है, ओरिजिनल भुजा कितना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए एक बार फिर से उसी तरीके से आप उसी सिस्टम से जाइएगा। 10% का फ्रैक्शन निकालिएगा। 10% का फ्रैक्शन जो है ना, 10% का जब आप फ्रैक्शन निकालिएगा तो क्या बनकर के आएगा? बोलिएगा 1/10 आएगा, ठीक है। अब ओरिजिनल मेरा जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये आपके ओरिजिनल भुजा को, ओरिजिनल साइड को रिप्रेजेंट करता है। नोमिनेटर जो होता है वो जितना इंक्रीज किया है, जितने से बढ़ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए हम इसको समझेंगे कि अगर ओरिजिनल भुजा मेरा अगर 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, जो भी डेटा अगर आपका दिया रहा है 10 मीटर है, तो 1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? बोलिएगा कि सर 11 मीटर। कितना हो जाएगा? 11 मीटर, ठीक है। 11 मीटर ये इंक्रीज करके हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना ओरिजिनल यहाँ पे इसके क्षेत्रफल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल को चेक करेंगे तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? बोलिएगा 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंक्रीज करके कितना हुआ है इसका साइड? बोलिएगा कि 11 मीटर। और जब 11 का आप स्क्वायर करिएगा, 11 का स्क्वायर करिएगा तो क्या बनकर के आएगा? बोलिएगा 121 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 121 मीटर स्क्वायर। आप चेक करिएगा, 100 से ये जितना ज्यादा है, 100 से ये जितना ज्यादा है उतना परसेंट इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। 100 से ये जितना ज्यादा है उसके क्षेत्रफल में उतने से वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 21% क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की जो है ना वो बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में जो है ना ये आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रेम को 20% हानि के स्थान पर अगर 10% लाभ पे बेचा जाता है तो 120 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कितना अधिक प्राप्त होते हैं? 120 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब कह रहे हैं ना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्या बताना है जी? क्रय मूल्य बताना है। अगर क्रय मूल्य बताना है तो किस तरीके से करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आप सबसे पहले सीपी जानिएगा। सीपी कितना होता है? ऑलवेज 100% होता है। हम सीपी को कितना मानते हैं? 100%, ऑलवेज 100% सीपी मानिएगा, ठीक है। इसके बाद सेलिंग प्राइस की बातें आएगी। दो सेलिंग प्राइस को समझेंगे। पहला सेलिंग प्राइस, जब मुझे 20% अगर लॉस हो रहा है तो हम उसका सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे? अगर 100 रुपए की चीजें हैं, 20% अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप सेलिंग प्राइस क्या बताइएगा? बोलिए पहला जो सेलिंग प्राइस है वो 80% आया। कितने परसेंट पे सेल करिएगा? 80% पे सेल करिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी क्या बातें बोली गई है? बोला कि अगर 20% हानि के स्थान पे अगर 10% लाभ हो, अगर हम इसको चाहे कि मुझे 10% का लाभ हो तो हम कितने में सेल करेंगे? तो कहिएगा कि 100 रुपए की चीजें हैं सर, आप इसको कितने में सेल करिएगा? बोलेगा 110% पे। कितने में सेल करिएगा? 110% में। अब बताइए यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बेचा जा रहा है, ठीक है, 10% का अगर लाभ पे बेचा जाए तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 120 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहले हम 80% पे सेल कर रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि 110% पे सेल करें, ठीक है, तो मुझे कितना ज्यादा मिलेगा? बोलिएगा 120 रुपए ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 120 रुपए ज्यादा मिलेगा। और परसेंटेज में हम पहले 80% पे सेल कर रहे थे, अब 110% पे सेल कर रहे हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग हम कितने ज्यादा में सेल कर रहे हैं? बोलिए सर 30% ज्यादा में सेल कर रहे हैं। कितने परसेंट ज्यादा में? 30% ज्यादा में सेल कर रहे हैं। अब एक बार देखिए ना, इस 30 से 120 को डिवाइड करिएगा, 1% का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। 1% का वैल्यू निकल करके आएगा। 1% इक्वल टू कितना होगा? बोलिएगा 4। 1% का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। इसलिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी 100% का वैल्यू चाहिए। 400 आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। ये बात आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में ये सही आंसर दिया हुआ है। डायरेक्ट अपना इतने फास्ट जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जो है ना नंबर सिस्टम चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ना क्या कहा गया है। कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़े फ्रैक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। पहला वाला फ्रैक्शन दिया हुआ है 6/7, 6/7। दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? बोलिएगा सर यहाँ पे 4/5, 4/5। तीसरा वाला फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? बोलिए कि 5/6। और चौथा वाला फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? 7/8। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। अगर नोमिनेटर से एक ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे इसके रिजल्ट बनेंगे, ठीक है, वही रिजल्ट इसके वही उसके वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, अगर 1 दिख रहा है यानी नोमिनेटर अगर 1 जाता है, ठीक है, तो मैं इन सबका वैल्यू बता दूं तो आप इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन को समझ लीजिएगा। हाँ देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बनेगा, डिफरेंस अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, डिफरेंस 4 है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिफरेंस 1 है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिफरेंस 7 है क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, बोलिएगा सर 7 इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। और इसका 7 यहाँ पे 7/8 जो है वो मेरा ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये आपका करेक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है, कह रहे हैं यहाँ पे कि 2000 रुपए की लागत की 2000 रुपए एक मशीन की लागत है, इसका कीमत अगर 10% प्रति वर्ष की दर से अगर कम हो रहा होता है तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या रहेगा। बोलिए मशीन कितने की है, तो मशीन 2000 रुपए की ली गई है, मशीन का कीमत स्टार्टिंग में कितना है 2000, और मशीन में क्या रहा है, इसकी जो कीमत है ना 10% 10% प्रति वर्ष के दर से इसका कीमत क्या हो रहा है कम हो रहा है। इस 10% का फ्रैक्शन निकालिए और इसका 10% का फ्रैक्शन निकालिए, क्या बनकर के आएगा 1/10। समझे कैसे, ओरिजिनल वैल्यू डेनोमिनेटर जो है ना इसके लागत मूल्य को बताता है, इसके कॉस्ट प्राइस को बताता है, इसके ओरिजिनल वैल्यू को बताता है, और यहाँ पे इसका न्यूमरेटर जो है, ठीक है, आप एक बार ध्यान से समझिएगा जिसके बारे में बातें किया गया है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज के बारे में बातें कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बातें कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि घट रहा है, क्या कर रहा है घट रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे कि अगर मशीन 10 रुपए की है, 1 रुपए 1 साल में कम हुआ तो कितना रुपए रह जाएगा, बोलिए 9 रुपए रह जाएगा। और कितने साल की बातें कहा गया है, 2 साल की बातें कहा गया है। यही लाइनें आप कितना बार नोट कर लीजिएगा, 2 बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा सर 10 × 10 इक्वल टू क्या बनकर के आएगा, बोलिएगा 100, 9 × 9 इक्वल टू क्या बनकर के आएगा, बोलिएगा 81। कोई दिक्कत तो नहीं ना है समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे, और 100 रुपए का मशीन 2 साल में इसका वैल्यू कम होकर के कितना रह जाएगा, बोलिए 81 रुपीज रह जाएगा, कितना रह जाएगा 81 रुपीज रह जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अगर 81 रुपीज रह जाएगा, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्या मशीन 100 रुपए की थी, नहीं थी। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के साथ बैलेंस करेंगे, ठीक है। कहेंगे यहाँ पे कि 100 यूनिट इक्वल टू कितना, बोलिएगा 2000, ठीक है। इससे इसको काटेंगे 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना बोलेंगे 20, इसलिए आपको 81 यूनिट का वैल्यू चाहिए। आप बोलिएगा सर 81 यूनिट का वैल्यू जो आएगा 81 × 20 इक्वल टू 81 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ना 162 आएगा, एक जीरो लगा देंगे, रिजल्ट आपका 1620 रुपीज, 1620 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये जो है ना आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अगर समझ में आया, अगर आपको सचमुच में मजा आया तो आप YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।